अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मुफ्त की खाने की आदत लगी है पाकिस्तान को, लेकिन अब पंसीर ने बहुत बड़ा दाव खेल दिया है। एक ऐसा दाव जिसमें अब दुनिया भी मजबूर हो गई है और तालिबान भी मजबूर हो गया है। तालिबान का नया कैबिनेट बिखरने के कगार पर आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की मदद करने के लिए दो कट्टर दुश्मन साथ आ गए हैं। रूस और अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देश हैं रूस और यूक्रेन। जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो वहीं अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ने से पहले ब्लिंकन को कॉल करा था। अशरफ गनी और ब्लिंकन के बीच जो बातचीत हुई है, वो बातचीत एक अलग ही सीन को बता रही है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अशरफ गनी ने फोन कॉल किया था एंथनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, और उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री और अशरफ गनी के बीच काफी लंबी बातचीत हुई और ये बातचीत बेहद खास रही। 15 अगस्त को जब अशरफ गनी अचानक से पाए गए कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं, उससे पहले 14 अगस्त की रात को बातचीत हुई थी ब्लिंकन के बीच और अशरफ गनी के बीच। से हटने के बाद वैसे अशरफ गनी ने दो तरह के स्टेटमेंट जारी किए। एक में अशरफ गनी ने ये कहा कि मैं नहीं चाहता था कि वहाँ और खून खराबा हो, इस वजह से मैंने देश छोड़ने में भलाई समझी। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया ताकि और ज्यादा खून खराबा न हो। वहीं दूसरी स्टेटमेंट तब आई अशरफ गनी की जब उन पे आरोप लगने लगा कि वो अपने साथ ढेर सारा कैश लेकर गए हैं। तब उन्होंने साफ किया कि मैं न तो कैश लेकर गया हूँ और न ही मुझे इतना मौका मिला। मुझे तो अपने जूते बदलने के मौके भी नहीं मिले। मुझे ये कहा गया कि मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है और मुझे तुरंत यहाँ से निकलना है और मेरे सुरक्षा के अधिकारियों ने मुझे तुरंत वहाँ से निकालने की व्यवस्था कर दी। इस वक्त मैंने अपने जूते भी नहीं बदले थे। अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने टोलो न्यूज को दिए अपने एक इंटरव्यू में साफ किया कि मेरी अशरफ गनी से बातचीत हुई थी और कई सारे मुद्दे जिसमें तालिबान किस तरीके से हिंसक हो रहा है, दोहा में नेगोशिएशन फेल हो रहा है और इन सारी चीजों का बातचीत हुई। लेकिन हमारी बातचीत में कभी भी नहीं लग रहा था कि गनी देश छोड़कर जाएंगे। वो अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार थे। इसके बाद वैसे क्लास लग गई अमेरिकी विदेश मंत्री की भी जब टोलो न्यूज के पत्रकार ने ये पूछ डाला कि आप तालिबान के खिलाफ कब जाएंगे। आपने कहा था अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा आप देखेंगे, लेकिन वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। इस पर ब्लिंकन ने कहा कि वैसा भी दिखेगा अगर हमें कुछ वैसा दिखा। तब बड़ा ही जोरदार जवाब दिया टोलो न्यूज के पत्रकार ने और उसने ये कहा कि तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि 9/11 फिर से हो, इतिहास फिर से दोहराया जाए, तब आप एक्शन लेंगे। अभी जो हो रहा है तालिबान में पिछले कुछ हफ्तों से, वो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, इन सब के बीच में पंसीर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पंसीर, जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा है, इसे पूरी तरीके से जीतना आसान नहीं है। अब पंसीर के जो नए प्रवक्ता हैं, जो पिछले प्रवक्ता थे फाहिम, वो शिकार हो गए तालिबानी लड़ाकों के, या फिर ये कहें पाकिस्तानी ड्रोन हमले के। क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि बीबीसी की एक गलती की वजह से फाहिम का नंबर स्क्रीन पर दिख गया था और इसी नंबर को ट्रैक करके पाकिस्तानी ड्रोनों ने हमला किया था फाहिम पर। हालांकि फाहिम काफी समय से तालिबानियों के नजर में चुभ रहे थे। फाहिम कई बार आकर इंटरव्यू देते थे और बड़ा ही बेबाक तरीके से राय रखते थे। तालिबानी हर हाल में उन्हें निशाने पर लेना चाहते थे। हालांकि ऐसा ही हो भी गया। बीबीसी में इंटरव्यू देने के दौरान अचानक से कनेक्शन ब्रेक हुआ और स्क्रीन पर सैटेलाइट द्वारा उनका जो नंबर था वो दिखने लगा। कथित तौर पर कहा जा रहा है किसी नंबर से ट्रैक हो गए फाहिम। खैर, उनकी जगह अभी नेशनल रेसिस्टेंस फोर्स के नए लीडर हैं अली नजारी, और अली नजारी ने अपने इंटरव्यू में साफ किया कि पंसीर का अधिकांश हिस्सा, लगभग 60% हिस्सा अभी भी हमारी कंट्रोल में है। पंसीर की बनावट ऐसी है कि यहाँ पर सारे में कब्जा कर पाना आसान नहीं है।
हाँ, इतना जरूर है कि तालिबान शुरुआती के मेन रोड और गेट के आसपास वाले इलाके में पहुंच गया है, जहां पर उसे कुछ क्षेत्र में भारी भरकम जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे तालिबान अपनी मनमानी कर रहा है, लोगों को निशाने में ले रहा है, खास तौर पर पंसीर के आम युवा को भी निशाने पे ले रहा है, उनके सामने कई तरह की शर्तें रख रहा है। लेकिन ये वो कुछ ही इलाके हैं और इन इलाकों पर जल्द ही हमारा वापस से कब्जा होगा। हमने बस टैक्टिकल विड्रॉल किए हैं कुछ समय के लिए और हम वापस आएंगे। तो असली वाला दाव पंसीर ने अब ये खेला है कि पंसीर का कहना है कि हमने देख लिया, तालिबान ने जो अपने सरकार की घोषणा की है, वो सरकार 33 लोगों से बनी कैबिनेट बिल्कुल आतंकियों से भरी हुई है। उसमें अफगानिस्तान के सारे लोग है ही नहीं, न सारे कम्युनिटी को शामिल किया गया है इसमें। ऐसे में अब हमारे पास अमरुल्लाह सालेह हैं, जो असल में इस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और हम अपनी पैरेलल यानी समानांतर सरकार की घोषणा करते हैं। हम ही असली सरकार हैं और हम UNHRC, OIC और UN से ये कहते हैं कि वो तालिबान का सहयोग बिल्कुल भी न करें। तालिबान ने ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि वो लोग बदल गए हैं, वो अब पहले वाले नहीं रह गए हैं, लेकिन आपको बता दें वो पहले वाले ही हैं और उससे ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में है आतंकी इनके कैबिनेट में। क्या आप सोचते हैं कि ये बदलेंगे? हालांकि NRF के लीडर ने ये भी साफ किया कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों अफगानिस्तान में हैं और बहुत जल्द हम वापस से पंसीर में कब्जा करेंगे और पंसीर के बाकी इलाकों में कब्जा करेंगे और अपनी गवर्नमेंट को सामने भी लाएंगे। पंसीर ने अब दुनिया के सामने चुनाव रख दिया है कि वो अमरुल्लाह सालेह को मानते हैं या फिर तालिबान के नेता को। खैर, वहीं दूसरी तरफ भारत की मदद करने के लिए अभी दो दुश्मन देश एक हो गए हैं। रूस से ही टूटकर बना है यूक्रेन, लेकिन दोनों में पटती नहीं है बिल्कुल। लेकिन भारत को चाहिए था AIP सिस्टम अपने नेवी के लिए, यानी प्रपल्सन सिस्टम, जो नौसेना के फ्रिगेट्स में लगाने थे। हालांकि भारत ने रूस के साथ ये समझौता किया था, लेकिन इसमें कई ऐसे पार्ट्स हैं जो यूक्रेन से लगने हैं और अब यूक्रेन तैयार है भारत के लिए रूस के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। ये भारत की छवि ही है कि भारत के लिए दो दुश्मन होते हुए भी ये भारत के साथ आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पंसीर के समर्थन में आना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और उसी को सरकार मानना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।